हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, एक बार फिर से आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत वायु की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध, है ना। एंड इसके बाद एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, वो भी कैलकुलेट करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बड़े टॉपिक में हम आते हैं। देखिए, वायु की चुंबकशीलता जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट से, एंड वायु की वैद्युतशीलता जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों में क्या संबंध है वो संबंध स्थापित करते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन आपका आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो को देखना इसको। चलिए देखिए, वायु की चुंबकशीलता, वायु की चुंबकशीलता का मतलब हो गया म्यू नॉट। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है, म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷, इसका यूनिट हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर होगा, मीटर स्क्वायर नहीं मीटर होगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ऐसे ही वैद्युतशीलता, वायु की वैद्युतशीलता या निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है आपका, देखिए सिंपल सी बात है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, ठीक है ना। तो यहां से हम अगर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालेंगे, देन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाए आपका 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ हो जाएगा। ठीक हो गया। अब एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण 2, तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट दोनों के अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें यहां से, तो देखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय या इंटू 4 पाई इंटू 9 × 10⁹। देखिए 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, एंड सिंपली ये हो जाए 1/9 × 10⁻⁷, 9 इस 10⁻⁷ को डिवाइड में ले आएंगे तो ये घात प्लस का हो जाएगा, तो यह 10⁻⁷। देखिए तो यह जाएगा 1/9 × 10⁻16, 9 और 7 हो जाएगा 16, और इसको लिखेंगे हम 10⁻16, तो इसको लिखेंगे 1/3 × 10⁸ का स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 × 16 और 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9। अब देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किसके बराबर होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है आपका लाइट ऑफ स्पीड होता है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड होता है, दैट इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, देन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c का स्क्वायर। तो यहां से c बराबर हो जाएगा, c का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, देन c इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन वायु की चुंबकशीलता तथा वायु की वैद्युतशीलता में। ठीक हो गया, क्लियर है। मतलब जो वायु की वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा क्या होगा 1/c के स्क्वायर के बराबर होगा, जहां c निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल है, और इसका वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एक टॉपिक था कि वायु की वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में क्या संबंध है। चलिए अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक है हमारा कि एक ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबक में आ गया, ठीक है। तो ये परिमित लंबाई का होगा, किस लंबाई का है, परिमित लंबाई का, परिमित
लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, एक परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार है, तो उसी चालक तार के कारण उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P होगा, उस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सॉरी डेरिवेशन है, और ये जो डेरिवेशन है ये आपका बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ पे। किस पे? एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके एक एप्लीकेशन भी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर वीडियोस को जरूर देखिए। ठीक है, इसी कड़ी में एक नेक्स्ट पार्ट आता है, एक धारावाही चालक तार है परिमित लंबाई का। यहां पे सबसे पहला वर्ड आता है परिमित लंबाई। परिमित लंबाई का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स्ड लेंथ का है, जैसे 1 मीटर का वायर है या 5 मीटर का वायर है या 10 सेंटीमीटर का वायर है, 3 सेंटीमीटर का वायर है, मतलब उसकी एक फिक्स्ड लेंथ होगी जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक परिमित लंबाई का एक धारावाही चालक तार है, एक परिमित लंबाई का एक धारावाही चालक तार x n x डैश है, या y डैश ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर? तो मान लेते हैं इस तार में I धारा प्रवाहित हो रहा है, क्या? लेट अस सपोज कि इस वायर में धारा जो प्रवाहित हो रहा है वो कितना है? I है, और इस तार से इससे कुछ दूरी पर, लेट अस सपोज मिडल से नहीं, मिडल के अलावा कहीं पे भी एक बिंदु ले लेते हैं, और उस बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है। कितनी दूरी पर? r बिंदु पर, r दूरी पर एक बिंदु P है, और ये जो दूरी r है वो इस तार से परपेंडिकुलर दूरी है, लंबवत दूरी है। मतलब यहां पे जो एंगल बनेगा वो आपका कितने डिग्री का बनेगा? वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको हम लंबवत दूरी कहते हैं। तार से P तक की जो दूरी है वो लंबवत दूरी है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ये पॉइंट्स आपको बस बहुत ही बारीकी से समझना है। अगर जरूरत पड़े तो उसको आप लिख लेना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल में, जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए r दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। लैंग्वेज लिखेंगे सेम, कि माना हमारे पास लैंग्वेज क्या लिखेंगे? माना x n x डैश एक धारावाही चालक तार है, इस तार से लंबवत r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड करके आप अपना नोट्स खुद बना सकते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं इस धारावाही चालक तार को हम छोटे छोटे खंडों में क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि हम बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करेंगे। एंड बायो-सेवर्ट लॉ तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास छोटे छोटे क्या होंगे? धाराखंड होंगे। तो मान लेते हैं यहां पे हमने एक छोटा सा धाराखंड ले लिया DL। क्या ले लिया? DL। और DL से P तक की जो दूरी है, DL से P तक की जो दूरी है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है? A दूरी है। DL से P तक की जो दूरी है वो क्या मान लेते हैं? वो A मान लेते हैं। और DL का जो लोकेशन है इस बिंदु से वो L दूरी पर है। मतलब इस बिंदु O से, इसका नाम दे देता हूं मैं O से DL तक की जो डिस्टेंस है वो मान लेते कितना है? L है। ठीक है, और यहां पे जो एंगल बनना है, ये जो एंगल बना है, ये एंगल आपका कितना जाएगा? लेट अस सपोज थीटा है। इतनी बातें समझ में आ गया? अगेन रिपीट करता हूं, जो हमारे पास एक धाराखंड है, सॉरी यार, एक धारावाही चालक तार है x n x डैश, इस धारावाही चालक तार को हम क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ऐसा ही एक छोटा सा लघुखंड यहां पे है, जिसकी लंबाई है DL, और इसकी लोकेशन यहां से O से इसका लोकेशन L डिस्टेंस पर है, और DL से जो P तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो A है। DL से P तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है? A है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, एक मिनट, यहां पे DL की अपनी फिक्स लेंथ होगी। एक तो ये वाला पॉइंट होगा, और एक ये जो DL है, यहां पे जो एंगल बनेगा, लेट अस सपोज ये D फाई एंगल है, ये एंगल आपका थीटा हो गया,
बहुत बढ़िया। और ये जो एंगल है DL के द्वारा P पे जो एंगल बनेगा, लेट अस सपोज ये कितना है, D फाई एंगल है, D फाई एंगल। यहां से X से P तक का जो एंगल बनेगा, लेट अस सपोज ये एंगल बनता है यहां पे फाई 1, और यहां पे जो एंगल बन रहा है इस एंड से, इस एंड से, इस एंड से P तक का P तक में जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल पूरा, ये हमारा फाई, इसको फाई 1 लेते हैं, और ये हमारा फाई 2 एंगल है। कितना है, फाई 2 एंगल। सुनो, डी फाई लेने की जरूरत है, एक बार 1 मिनट में इसको सोच लो एक बार, ठीक है, क्योंकि बुक में अलग तरीके से दे रखा है, मैं अलग तरीके से कराऊंगा आपको। डी फाई लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है, डी फाई लेने की जरूरत नहीं है, ओनली यहाँ पे एंगल क्या ले लो आप, थीटा ले लो। तो ये जो एंगल है वो कितना है हमारा, सिंपली थीटा है। तो देखिए सबसे पहले हमने मान लिया, माना O से P तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है, जो कि हमारा लंबवत दूरी है। DL से P तक की दूरी मान लेते कितना है, A है, कितना है, A, ठीक हो गया। तो देखिए DL के कारण, DL के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज dB, एंड dB इज इक्वल टू जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन। देखिए DL एंड R के बीच में, DL एंड A के बीच में, ये DL है, ये A है, इनके बीच में ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर इस एंगल को हम थीटा लेते हैं तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। तो DL और A के बीच में जो एंगल है वो आपका जाएगा 90 माइनस थीटा, यहां पे साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर। ये जो है वो डिस्टेंस लिया जाता है DL से बिंदु P तक का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा हमारा A स्क्वायर। क्लियर, सुनो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉस थीटा, तो ये जो हमारा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, dV इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सुनो नेक्स्ट, अब देखिए आप ट्रायंगल यूज करेंगे हम कुछ, यहां पे cos थीटा एंड DL A इन सब का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले DL का वैल्यू निकालेंगे। तो DL का वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पे यूज करेंगे, ट्रायंगल यूज करेंगे। इन ट्रायंगल देखिए O, यहां पे इस पॉइंट का नाम दे देते हो A, OAP। OAP में देखिए यहां से cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए इसके साथ एंगल बनना है ना, ये हमारा एंगल हो गया, तो इसके साथ ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहां पे आधार होगा OP बटे कर्ण हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा क्या, कर्ण हो जाएगा AP। तो देखिए cos थीटा इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू R एंड देन AP इज इक्वल टू A। तो A का वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो A बराबर हो जाएगा R डिवाइडेड बाय cos थीटा, दैट इज R sec स्क्वायर थीटा। तो A का वैल्यू आ गया। देखिए एक प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूं डेरिवेशन करने के लिए। डेरिवेशन का एक प्रिंसिपल होता है, हमेशा हम डेरिवेशन में उस क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं या उस क्वांटिटी के टर्म्स में हम एक्सप्रेशन निकालते हैं जो नोन फैक्टर हो, जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जो फिक्स्ड हो। देखिए यहां पे R फिक्स्ड है ना, A वेरिएबल है, एक ऐसे वेरिएबल है क्योंकि A अगर यहां पे लेंगे DL को तो A चेंज हो जाएगा, DL को यहां लेंगे तो A चेंज हो जाएगा, DL को यहां लेंगे तो
ए चेंज होगा। तो ए यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ से इस इक्वेशन में वेरिएबल को क्या करना है, हमें फिक्स करना है, वेरिएबल को हटाना है। तो इसलिए हमने सबसे पहले ए का वैल्यू निकाल दिया, ए सेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। सुनो, नेक्स्ट हम यूज करते हैं टेन थीटा एंड टेन थीटा यूज करते हैं। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ ए बटे बेस हो जाएगा ओपी। देन टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओ ए। ओ ए बराबर क्या है हमारा, ओ से ए तक का डिस्टेंस एल है तो एल डिवाइडेड बाय ओपी। ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना है, आर है। तो यहां से एल निकालेंगे तो एल बराबर है आर टेन थीटा। देखिए यहां पे हमें चाहिए डीएल का वैल्यू, क्योंकि एल भी यहां पे वेरिएबल है तो डीएल को भी यहां पे फिक्स करना पड़ेगा हमें। तो इसलिए यहां पे सबसे पहले हमें डीएल का वैल्यू निकालना है। तो एल बराबर हो गया आर टेन थीटा। तो इसी इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह डी एल अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर डी अपॉन डी थीटा इंटू टेन थीटा। क्लियर ना। एंड टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो जगह आर सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा का मल्टीप्लाई कर देना डी थीटा इंटू ये जगह पक्का डी एल। तो देखिए यहां पे डी एल बराबर क्या हो गया, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। डीएल का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इस वाले इक्वेशन में। तो देखिए समीकरण एक से समीकरण एक यूज करेंगे। यहां पे जो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डीएल की जगह हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय क्या जाएगा। देखिए यहां पे अब ए का वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू कहां है, ए बराबर आर सेक स्क्वायर सेक थीटा, आर सेक थीटा। तो यहां पे ए का वैल्यू रख देंगे तो यह आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और यहां पे बचा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ना सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आपका एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर। अब इस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करिए। देखिए ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका वन वेरिएबल इक्वेशन है। यहां पे बहुत सारे वेरिएबल थे इस वाले इक्वेशन में, तभी उन सारे वेरिएबल को हमें फिक्स करना पड़ा एज अ थीटा के फॉर्म में। कौन कौन सा वेरिएबल था, देखिए यहां पे डीएल वेरिएबल है, कॉस थीटा वेरिएबल है और ए का वैल्यू भी वेरिएबल है। वेरिएबल कहने का मतलब है कि ये सारी क्वांटिटीज चेंज होती सिचुएशन के हिसाब से। तो अब जब भी किसी भी इक्वेशन में मोर देन वन वेरिएबल्स होते हैं, उन इक्वेशंस को इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए हमेशा उस इक्वेशन को क्या करते हैं हम, वन वेरिएबल के टर्म्स में कैलकुलेट कर, वन वेरिएबल्स इक्वेशंस के टर्म्स में उसको रीडिफाइन करते हैं या रीस्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है। तो यहां पे इस वाले इक्वेशन में देखिए आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट हो जाएगा, केवल क्या चेंज होगा, थीटा, ये वाला एंगल चेंज होगा। अगर यहां पे रखेंगे डीएल तो ये थीटा चेंज हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये वन वेरिएबल इक्वेशन हो गया। अब वन वेरिएबल इक्वेशन को हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन जब भी आप करते हैं तो डेरिवेशंस के करते टाइम बस आपको जब भी इंटीग्रेशंस करना होगा तो आप हमेशा ये ध्यान में रखना इस क्वेश्चन में कि हमें इसको थीटा के टर्म्स में वन वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अगर वन वेरिएबल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसका लिमिट रख के उसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो जगह डीबी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इस डीएल के कारण जो कि पॉइंट पी पे बन रहा है। अब इस पूरे इंटायर धारावाहिक चालक के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसके लिए हम इस छोटे से मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद द लिमिट ऑफ थीटा। ठीक है। तो यहां पे मिटा देता हूं मैं इसको, नोट करिए इसको। देखिए तो यहां पे आ जाएगा सिंपली, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। नहीं सारे चीज मिटा दिया मैंने। अब यहां पे लिखेंगे संपूर्ण चालक के कारण,
संपूर्ण चालक तार के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण चालक के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे इसमें B बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dB। देखिए इक्वेशंस किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो यहां पे जो लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे वो किसका लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे, थीटा का लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए यहां पे थीटा का जो लिमिट है, देखिए यहां पे ये थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, और इसके नीचे यहां से एक लाइन है, एक लाइन ये है, ये वाला एंगल है φ1 और ये वाला एंगल है φ2। तो यहां पे जो थीटा है वो थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो मैक्सिमम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो φ1 हो सकता है, उस डायरेक्शन में जाएंगे तो φ2 हो सकता है। तो इसका मतलब थीटा का जो लिमिट हो जाएगा वो φ1 से लेके φ2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, φ1 से लेके φ2 हो जाएगा। दूसरी चीज, अब यहां पे जब भी एंगल मेजर करेंगे, जब भी एंगल लिया जाएगा तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। इट मींस ये वाला जो एंगल है इस एंगल को हम माइनस कंसीडर करेंगे, क्योंकि जब भी नीचे के डायरेक्शन में एंगल मेजर करा जाता है वो एंगल माइनस होता है, ऊपर के डायरेक्शन में जो एंगल मेजर करा जाता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे -φ1 से लेके φ2 तक, -φ1 से लेके φ2 तक। φ1 इसलिए नेगेटिव लिया है क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जब भी एंगल मेजर करा जाएगा वो नेगेटिव होगा, और जब भी एंगल इस डायरेक्शन में मेजर करा जाएगा वो मेरा पॉजिटिव होगा। तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए, अगर क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करें तो पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर कर रहे हैं तो हम इस कंडीशन में नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। ठीक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब यहां पे डीवी का वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे, डीवी का वैल्यू तो इंटीग्रेशन -φ1 से लेके φ2 एंड डीवी का वैल्यू μ0/4 पाई I cos थीटा d थीटा अपॉन r। देखिए यहां पे μ0/4 पाई कांस्टेंट है, I अपॉन r भी कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन φ1 से लेके φ2 -φ1 से लेके φ2 एंड cos थीटा d थीटा। देखिए cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, तो μ0/4 पाई I अपॉन r, तो ये जो आपका cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin थीटा, सॉरी इंटीग्रेशन sin थीटा होता है प्लस का होता है एंड φ2 से -φ1, क्या φ2 से -φ1। आप इसमें लिमिट इंट्रोड्यूस कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये μ0/4 पाई I अपॉन r, देखिए साइन φ2 माइनस साइन माइनस ऑफ φ1, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन -x इज इक्वल टू द माइनस साइन x। तो इस फॉर्मूले को हम यहां पे अप्लाई करेंगे इस सिचुएशन में। देखिए साइन माइनस का φ1 इज इक्वल टू माइनस का साइन φ1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो यहां से इक्वेशन मिलेगा हमें μ0/4 पाई I अपॉन r, तो यह साइन φ2 प्लस साइन φ1, क्या जाएगा साइन φ2 प्लस साइन φ1। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। तो स्ट्रेट कंडक्टर के कारण इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इतना हो जाएगा। डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, हर वीडियोस में मैं बताता हूं। राइट हैंड थंब रूल्स के अकॉर्डिंग थंब हमारा करंट के डायरेक्शन में होगा, तो फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। क्लियर हो गया? तो यहां पे φ2 साइन φ2 प्लस साइन φ1, ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। देखिए जब हमारे पास तार जो है वो अनंत लंबाई का हो, कितने लंबाई का हो, केस फर्स्ट, जब तार क्या हो, अनंत लंबाई का हो।
सुनाओ। अनंत लंबाई के तार के कारण, अगर तार हमारे पास अनंत लंबाई का तार है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो अनंत लंबाई के तार के लिए, अनंत लंबाई के तार के लिए देखिए, इस तार के लेंथ को अगर बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका जो ये एंगल है ये बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे जैसे तार की लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक ना। जब इसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, इनफाइनाइट पे चला जाएगा, ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट में उस कंडीशन में φ1 एंड φ2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 90 हो जाएगा। मतलब एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि वो 90 के इक्वल होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 90 हो जाएगा तो दोनों लाइंस का पैरेलल हो जाएंगे, वो कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि वो 89.9 एंगल हो या 89.99 हो जाए अगर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे φ1 एंड φ2 इज इक्वल टू 89.999 डिग्री है। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली, इस कंडीशन में इसको हम क्या ले सकते हैं, 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जब ये तार x एंड x' इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो उस कंडीशन में यहां पे जो एंगल बनेगा φ1 एंड φ2, ये φ1 एंड φ2 एंगल जो है वो अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है अनंत लंबाई के तार के लिए φ1 बराबर φ2 इज अप्रोक्सीमेट 90 के इक्वल। 90 इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि यहां पे 90 डिग्री का एंगल और यहां पे 90 डिग्री का एंगल, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, तो दोनों स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब तार और जो यहां पे एंगल बनेगा वो स्ट्रेट हो जाएगा, तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए यहां पे थोड़ा सा बेंट होना जरूरी है, चाहे वो 0.1 डिग्री का ही 0.1 डिग्री का ही कि वो एंगल डिफरेंस ना हो, तब जाके वो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है? ये टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको देखना है। तो देखिए φ1 एंड φ2 अप्रोक्सीमेट में क्या जाएगा, 90 के इक्वल हो जाएगा, और उस सिचुएशन में sin 90 इज इक्वल टू कितना होता है, 1। देन मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, ठीक ना। ये जाएगा sin 90 प्लस sin 90 एंड sin 90 प्लस sin 90, 1 प्लस 1, ये 1 ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। मतलब अगर हमारे पास तार इनफाइनाइट लेंथ का है तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। देखिए कल हमने एक डेरिवेशन किया था जिसमें हमने एक धारावाही लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। ये लूप के कारण था, ये हमारा तार के कारण है, ये सेंटर पे है। तो दोनों से फॉर्मूलेज में एक डिफरेंस देखेंगे आप कि ये जो फॉर्मूला है ये 2R के लिए यूज करें, मतलब यहां पे नीचे 2R होगा, और जब हमारे पास तार होगा तार में क्या जाएगा, नीचे पाई ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। नेक्स्ट कि जो हमारा पॉइंट P है वो लंब समद्विभाजक पर है, लंब समद्विभाजक पर बिंदु P हो। लंब समद्विभाजक का मतलब है कि हमारे पास तार है, लेट अस सपोज ये तार है, ये इसका मिडिल पॉइंट है, और इस मिडिल पॉइंट से क्या जाता है, यहां पे पॉइंट P है, तो ये मिडिल पॉइंट है, ये L/2 ये L/2, मतलब टोटल लेंथ अगर L है तो ऊपर वाला लेंथ L/2 हो जाएगा, नीचे वाला लेंथ L/2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एंगल हमारा क्या होगा, सेम एंगल बनेगा। लेट अस सपोज ये भी फाई एंगल है तो ये भी हमारा क्या जाएगा, फाई एंगल होगा। तो इस कंडीशन में φ1 बराबर φ2 बराबर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R एंड साइन फाई प्लस साइन फाई, साइन फाई प्लस साइन फाई। तो देखिए ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन फाई प्लस साइन फाई, तो 2 साइन फाई
2 साइन फाई, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, देन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2, एंड साइन फाई का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये आर हो जाएगा, तो ये वाला जो लेंथ है ये आपका हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल बाय 2 का स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा। तो साइन फाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटे कर्ण, तो इसका लंब हो जाएगा एल बाई 2 और कर्ण हो जाएगा रूट ऑफ 4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू एल अपॉन रूट ऑफ 4 आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जाएगा जब बिंदु P जो है वो कहाँ होगा, लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, लंब समद्विभाजक रेखा पर स्थित होगा, तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सुनाओ नेक्स्ट, एक छोटा सा इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए एक तार है ये एक्स एंड वाई, इससे आर डिस्टेंस पर यहां पे पॉइंट P है, एक्स वाई तार है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस पर यहां पे आर डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट P है, ठीक है, जो यहां से x के साथ यहां पे जो ये एंगल बना रहा है, लेट अस सपोज ये जो एंगल है यहां पे, ये एंगल दे रखा है, मान लो ये थीटा दे रखा है, या मान लो ये वाला एंगल दे रखा है, ये थीटा दे रखा है, ये 120 डिग्री का दे रखा है, ठीक है, और ये वाला एंगल जो है वो मान लो यहां पे दे रखा है आपका जो है 30 डिग्री का। तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड, देखिए लेट सपोज ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, इसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है, तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस से, देखिए हमने यहां पे दो चीज कंसीडर किया था। पहला कि जो P का जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो तार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाएगा, लंबवत दूरी ली जाएगी। दूसरी चीज जो एंगल हम मेजर करेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। कैसे, सुनो, यहां से ये जो वायर है इस वायर को नीचे एक्सटेंड करते हैं और यहां से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तार से ये जो दूरी है ये परपेंडिकुलर दूरी होगा, AP, ए से P तक की जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो देखिए सबसे पहले ये 120 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री का है, ये 90 है, परपेंडिकुलर है इस पे, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो एक तो एंगल हमने मेजर कर लिया ऐसे, इस डायरेक्शन में मेजर हो गया एक एंगल, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। एक एंगल हमने ये मेजर करा, दूसरा एंगल कैसे मेजर करेंगे, दूसरा एंगल कैसे मेजर करेंगे। तो देखिए ये 30 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये यहां पे 60 डिग्री का बनेगा एंगल। तो यहां पे क्या एंगल 60 डिग्री कंसीडर करेंगे, ठीक। देखो रिकॉल करो आप डेरिवेशन को, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था P का, एक एंगल
इस डायरेक्शन में मेजर करते थे और एक एंगल इस डायरेक्शन में मेजर होता था। दोनों डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एंगल मेजर करा था हमने। तो यहां पे भी एंगल जो है दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो अगर ये इस एंगल को इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो ये वाला जो एंगल है, इस लाइन का जो एंगल हम मेजर करेंगे वो ये पूरा होगा, यहां से घूम के आएगा ये अपोजिट डायरेक्शन में। कहा जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये टोटल 60 है तो ये पूरा एंगल आपका क्या जाएगा 300 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इसमें। देखना, एक एंगल हमने इस डायरेक्शन में मेजर करा, ये वाला एंगल 30 डिग्री। एक एंगल हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां से घूम के मेजर करा, जो कि दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये 30 और ये 300। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? देखिए ये एंगल लेते हैं हम, इसको एंगल लेते हैं 60, तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा, ये हमारा क्या जाएगा हाइपोटेनियस, एंड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो डिस्टेंस, अगर ये r है तो ये डिस्टेंस है r sin 60, r sin 60। तो a से p तक का जो डिस्टेंस है AP इज इक्वल टू r sin 60, तो r 10 एंड 60 हो जाएगा √3/2, डिवाइड करेंगे दैट इज 5√3, 5√3। देखिए 5/1 एंगल नीचे से मेजर करते हैं, देन 5/1 इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 300 एंड 5/2 एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। सो नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, R मीन्स AP, A से P तक का डिस्टेंस, इनटू साइन 5/1 प्लस साइन 5/2। ठीक हो गया? देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁷ इंटू 1 बाय RP, RP इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू 5√3 एंड साइन 30 प्लस 300 प्लस साइन 30। देखिए साइन 300 का वैल्यू कितना होगा? तो साइन 300 को क्या लिखेंगे? साइन 300 बराबर लिखेंगे साइन 360 माइनस 60, 360 माइनस 60, तो यह जाएगा माइनस का साइन 60, एंड माइनस 60 का वैल्यू कितना होगा? √3/2। तो इसका वैल्यू जाएगा माइनस √3/2। तो इसको लिखेंगे 10 की घात -7/5 √3, इसका वैल्यू जाएगा माइनस का √3/2 प्लस साइन 30, एंड साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, 1/2। तो यह जाएगा 1 माइनस √3 डिवाइड बाय एलसीएम हो जाएगा 2 की 5 से मल्टीप्लाई करना 10 √3 गुणा 10 की घात -7 टेस्ला। चाहो तो इसको आगे आप सॉल्व कर लेना, या यहीं तक छोड़ दो इसको, या 10 से इसको डिवाइड कर देना, तो यह जाएगा 1 माइनस √3 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इतना होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि एंगल जब मेजर करते हैं तो एंगल अपोजिट मेजर करते हैं, और जब डिस्टेंस लिया जाता है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, मतलब दूरी लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछ सकते हैं, पर्सनली मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक ना। और अगर आपको नोट्स चाहिए, बुक्स के पीडीएफ्स चाहिए या क्वेश्चन पेपर चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस लिंक को ज्वाइन करना है, या एक ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, तो उस ऐप के लिंक पे जाके उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।